इस वक्त हॉट टॉपिक है इमरान खान। अगर मेरे जैसा बंदा वो कहे कि यार मैं जर्नलिस्ट हूँ, कवर करना है उनकी प्रोसीडिंग्स, कोर्ट्स की कवर करनी है, तो ये पॉसिबल है, मैं जा सकता हूँ। साफ़ी की ये ख्वाहिश होती है कि वो इस तरह की चीज़ें क्लोजली अपनी आंखों के सामने देखे। सारी कोशिश ये है कि उनको मीडिया से, कैमरों से दूर रखा जाए। पहली दफ़ा शायद दुनिया की तारीख में है, जेल में रह कर वो कहते हैं कि मैंने ऑक्सफोर्ड यूनियन के लिए चांसलर के लिए, एज ए वाइस चांसलर के लिए उन्होंने इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखें, ये इमरान खान आपको पता है कि हमेशा से वो चैलेंज लेते रहे हैं। अब यहाँ पे एक नैरेटिव ये बनाया जाता है कि जी इमरान खान यहूदी एजेंट है, वहाँ बाहर जाके बता रहे हैं कि जी इमरान खान पक्के मुसलमान हैं, तो ये इनको नहीं होना चाहिए। कितना अरसा हुआ इमरान खान साहब को जेल में? 5 तारीख को उनको 13 माह हो जाएंगे। 13 माह, इट्स मोर देन अ ईयर। या क्या लगता है इमरान खान साहब कब रिहा होंगे? देखें, इमरान खान साहब की रिहाई जो है ना, वो ना तो अदालतों से होनी है, ना और कोई तरीका है। इमरान खान की अपनी रिहाई का फैसला खुद करना है। आपके ख्याल में हु इज़ लीडिंग पीटीआई राइट नाउ? देखें, जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं ना, वो सिर्फ इमरान खान को मानते हैं। आज इमरान खान पीटीआई के बजाय पीएमएलएन के अगर सदर बन जाएं तो लोग ने पीएमएल को उनको वोट देना शुरू कर देना है। सोशल मीडिया को जिस तरह से पीटीआई ने इस्तेमाल किया है, बाकी कोई नहीं कर सकता। मरीम नवाज भी बहुत पॉपुलर थी, जलसे बड़े ज़बरदस्त कर रही थी, लेकिन उन्होंने आसान रास्ता इख्तियार किया। आज उनका हाल ये देख लें कि उनके अपने लोग उनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद है? सबको पता है कि आज़ाद नहीं है। कहते हैं ना कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा तो जलाते जाते। प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं, सहाफ़त आज़ाद नहीं है तो अदलिया भी आज़ाद नहीं है, पार्लियामेंट भी आज़ाद नहीं है। हमारे मुल्क में हर जगह पे इशूज़ हैं, लेकिन क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? हमने अपना किरदार नहीं अदा करना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वसीम बलोच और आज मैं आया हूं एक और मेहमान के साथ। हमेशा हम सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, थोड़ी बहुत हम पर्सनैलिटीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं और शाज़ व नादिर ही हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं। लेकिन इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, तो हमने आज जो हमने मेहमान को दावत दी है, उनकी गहरी नज़र है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर जो इस वक्त हो रहा है। तो आज मेरे साथ हैं रिजवान गिलज़ई। रिजवान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वसीम भाई, थैंक यू। रिजवान, पहला सवाल जो हर कोई चाहता है कि मैं पूछूं और लोग भी ये चाह रहे हैं कि आप काफ़ी अरसे से पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं पाकिस्तान में, और इस वक्त हॉट टॉपिक है इमरान खान। या तो आप उनके ख़िलाफ़ बोलेंगे या उनके हक़ में बोलेंगे, इसके अलावा कोई चारा है नहीं, नहीं तो कंटेंट बिकेगा नहीं आपका। तो अभी इमरान खान साहब हैं जेल में, तो आप तो काफ़ी अरसे से उनको कवर करते रहे हैं। तो अगर मेरे जैसा बंदा वो कहे कि यार मैं जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हूँ या जर्नलिस्ट हूँ, मैंने इमरान खान साहब से मिलना है या कवर करना है, उनकी प्रोसीडिंग्स, कोर्ट्स की कवर करनी है, तो ये पॉसिबल है, मैं जा सकता हूँ? पहले तो बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आपने मुझे बुलाया। देखें, ये जो आपका सवाल है ना, ये पाकिस्तान के तकरीबन हर सहाफ़ी जो इस्लामाबाद पिंडी में है, उसकी ये ख्वाहिश है कि वो एक ऐसी प्रोसीडिंग्स हैं जो तारीख़ी प्रोसीडिंग्स हैं, जी जी। और उसको कवर करें। वैसे भी हर सहाफ़ी की ये ख्वाहिश होती है कि वो इस तरह की चीज़ें क्लोजली अपनी आंखों के सामने देखे। जी। लेकिन इमरान खान साहब के मामले में इस वक्त सारी कोशिश ये है कि उनको मीडिया से, कैमरों से दूर रखा जाए, ठीक है। ताकि वो इंटरेक्ट ना कर सकें, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि उनकी जो कम्युनिकेशन है लोगों के साथ, वो स्ट्रॉन्ग है। वो बड़ी स्ट्रांग है, और उनकी बात पे लोग आप बग़ैर देखे यकीन करते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और यही वजह है कि उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, वो इस वक्त उनकी सारी जो हेयरिंग हैं वो अडयाला जेल के अंदर हो रही हैं। इससे पहले हमने ये देखा कि जितने भी इस तरह के पॉलिटिकल केसेस रहे हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो केसेस थे, इवन कि वो अगर जेल में भी थे तो उसके बाद अगर वो केस के लिए आते थे तो वो यहीं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में या जहाँ पे भी अदालत होती थी, ओपन हेयरिंग होती थी, वहाँ पे वो आते थे, मीडिया से बात भी करते थे। लेकिन इस वक्त ख़तरा हुकूमत को ये है कि कहीं इमरान खान की एक झलक नज़र ना आ जाए, तो उनकी कोशिश ये है कि उनको मंजर आम पे ना लाया जाए। जी जी। इसीलिए अदालतें वहाँ पे अडयाला जेल में मुंतकिल कर दी गई हैं। अब वहाँ पे साइफ़र केस की समाअत वहाँ पे हुई है, तोशाखाना रेफरेंस की समाअत वहाँ पे हुई है। 9 मई के कुछ 14 मुकदमात हैं, उनकी समाअत उसी कोर्ट रूम में होती है। तो अब आपका ये सवाल ये कि अगर आप उसको कवर करना चाहें तो उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका नॉर्मली तो ये है कि एक जर्नलिस्ट हैं, आपका राइट है, आप जाएँ वहाँ पे और आपको कवर करना, मतलब की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ पे जो कवरेज है ना, वो भी कॉम्प्रोमाइज़्ड है। अच्छा। और वो इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़्ड है कि एक इससे पहले ये नॉर्मली जब ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो कोर्ट रिपोर्टर्स गए। अब कोर्ट रिपोर्टर्स ने मेरिट के ऊपर प्रोसीडिंग्स को कवर किया, रिपोर्ट किया। ठीक है। पहले ही दिन हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं साकिब बशीर, बड़े जी जी जी, बिल्कुल मैं नामी जानता गिरामी नाम है।
वो जब बाहर आए और उन्होंने आके कहा कि मुझे 5 अगस्त के इमरान खान में और आज के इमरान खान में कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। उनकी ये बात बीबीसी की हेडलाइन बनी और उनकी इस बात से पूरी कौम को एक हौसला मिला कि इमरान खान को तोड़ने के लिए जेल में डाला गया है, लेकिन उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसके बाद से फिर साकिब बशीर साहब पे पाबंदी आयद हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद ये हुआ, हमने देखा कि जो लोग इस तरह की रिपोर्टिंग या चीज़ें आके बाहर एक्सप्लेन करते थे, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो दूर होते गए। उनको फ़िल्टर आउट गया किया जाता रहा। ठीक है। फिर एक लिस्ट बन गई और लिस्ट में उन लोगों को शामिल किया गया कि जो कंट्रोल थे। ओके। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले 2 रिपोर्टर्स, एक जियो न्यूज़ के शबीर डार और एक पब्लिक न्यूज़ के उस्मान मुगल, उनकी भी अडयाला जेल में दाखिले पे पाबंदी लगा दी गई है। अच्छा। और उनसे ये जब कल हमने उनका इंटरव्यू किया था उस्मान मुगल का, तो उन्होंने ये बताया कि हमें बुला के ये कहा गया था कि आप बाहर जाके जो ये रिपोर्ट करते हैं कि इमरान खान बड़े हशाश बशाश हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़े तगड़े हैं, डटे हुए हैं, तो उनको बुला के पहले ये कहा गया कि आप इस तरह की बातें ना करें और इमरान खान से कुछ ज़्यादा सवाल आप ना किया। ना किया करें। तो वो नहीं बाज आए। वो ज़ाहिर है मेरिट के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। तो उनकी अब उस्मान मुगल की बीट तब्दील कर दी गई है और उनको ये कहा है कि आप आज से अडयाला जेल कवर नहीं करेंगे। कि और चीज़ें तो कवर करें। इसमें ये है कि हमने भी कोशिश की थी, ज़ाहिर है हम इमरान खान को एक लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं, कुछ 10-12 साल हो गए हैं। तो हमारी भी ये ख्वाहिश थी कि हम उनकी इस प्रोसीडिंग्स को कवर करें। हम जब नवाज़ शरीफ अदालत आते थे तो हमने, जो कि पॉलिटिकल रिपोर्टर थे, तो हमारा ये था कि हम जाते थे, उनसे सवाल करते थे, लेकिन हमें इजाज़त नहीं मिली। फिर ये हुआ कि समी इब्राहिम साहब और साकिब बशीर साहब को कोर्ट ने बाकायदा ये हिदायत की कि आप इनको वहाँ पे कवरेज की इजाज़त दी जाए, लेकिन कोर्ट की हिदायत के बावजूद उनको वहाँ पे एक्सेस नहीं मिल रही। और वो एक्सेस इसीलिए नहीं मिल रही कि ये जो लोग हैं, ये जब सवाल करते हैं और बाहर आके ये बताते हैं कि इमरान खान डटे हुए हैं, अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं, और जो दूसरी जो कंट्रोल रिपोर्टिंग है उसके अंदर ज़ाहिर है कि वो लोगों को कहा जाता है कि आप इस तरह की कोई चीज़ रिपोर्ट ना करें जिससे ये तासुर मिले या लोगों को ये लगे कि जी इमरान खान, और नैरेटिव एक तरफ जाए। एक तरफ जाए। अच्छा, मुझे एक बात है रिजवान, यहाँ पर मैं आपको रोकूँ, तो आखिर कुछ लोग तो जाते होंगे, वैसे कितने सहाफ़ियों को इजाज़त होती है वहाँ पर, कितने लोग जाते हैं? अभी इस टाइम पे कोई 10 से 12 सहाफ़ी हैं जो रावलपिंडी की क्राइम एंड कोर्ट्स बीट को कवर करते हैं, वो जाते हैं। अच्छा। और उनकी ज़ाहिर है वहाँ पे एक्सेस है। लेकिन उस्मान मुगल, जिनको कल ही हमने उनका इंटरव्यू किया था, तो उसने ये बताया कि वो जितने लोग भी जाते हैं वो कहीं से पहले और डायरेक्शन लेते हैं। वो जो रिपोर्ट करते हैं वो पहले कहीं और जाती है, उसके बाद मीडिया पे जाती है। ओके, फाइनल होके फिर आगे जाते हैं। ठीक हो गया। चलो, आप इसी से हम एक और सवाल लेते हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं, पहली दफ़ा शायद दुनिया की तारीख में है, जेल में रह कर वो कहते हैं कि मैंने ऑक्सफोर्ड यूनियन के लिए चांसलर के लिए, एज ए वाइस चांसलर के लिए उन्होंने इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वो लड़ भी रहे हैं, सबमिशन भी हो गई। और हुकूमत दूसरी तरफ ये कह रहे हैं, आर्टिकल्स छप रहे हैं डेली मेल में, कहाँ से हुकूमत का नैरेटिव है, इसको नहीं बनना चाहिए। एक बंदा जो जेल में है, अगर वो ऑक्सफोर्ड यूनियन का बन भी जाता है, मैं कहता हूँ उसके लिए क्या फ़ायदा है और हुकूमत को क्या मुश्किलात हो सकती हैं? और अगर इमरान खान साहब नहीं बने तो पीटीआई को क्या मसाइल हो सकते हैं अगर वो हैं तो, और हुकूमत की इसमें क्या जीत? देखें, ये इमरान खान, आपको पता है कि हमेशा से वो चैलेंज लेते रहे हैं। ये एक इलेक्शन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में काफ़ी अरसे बाद हो रहा है, तो उनको ये लगा कि यार मैं ये चैलेंज मुझे लेना चाहिए। उनके कागजात नामजदगी, जुल्फ़ी बुखारी को उन्होंने कहा जी मेरे कागजात नामजदगी हासिल करें और मैं ये इलेक्शन लड़ूंगा। अब जब से उन्होंने ये ऐलान किया, उसके बाद से हुकूमत को बड़ा प्रॉब्लम है। उनको ये है कि इमरान खान अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं, और जिसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि ज़ाहिर है कि जो वोटर्स हैं वो ऑक्सफोर्ड के अलमनाई हैं, वो जितने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने वोट करना है, ऑनलाइन वोटिंग होनी है। यानी इसके अंदर ये भी नहीं है कि कोई आप सिकंदर सुल्तान राजा के ज़रिए वहाँ पे जाके उसको मैनेज कर लें, या वो पहले। तो अब वो इस सारी जो उनकी बेचैनी है उसमें हमने ये देखा कि उनकी कोशिश ये है कि इमरान खान जो है ना वो इस इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाएं। अब इसमें जो आपने इसका कहा कि इसके असरात क्या होंगे, बीबीसी ने इसके ऊपर एक स्टोरी की और उसके अंदर उन्होंने मुबसरीन को एट्रीब्यूट करके उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात जीत जाते हैं तो इसके सफारती और सियासी असरात मुरतब होंगे। ऑब्वियसली ज़ाहिर है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इस वक्त केसेस हैं, सारी दुनिया की इस पर नज़र है, इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर भी कर रहा है, और उन केसेस की अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस मौजूद नहीं है, तो वो एक चीज़ है। दूसरा ये है कि ऑक्सफोर्ड ये बहुत एक प्रेस्टिजियस इदारा है, और उसका ये जो रोल है चांसलर का, जब इमरान खान ये जीत जाएंगे तो इसका असर तो पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका असर
हुकूमत को इस बात से कोई परवाह नहीं है कि इंटरनेशनली क्या असर होगा। वो तो आपने देखा है कि सारी चीज़ें जो आइन को रोंद दें, अदालती फैसलों को नहीं मान रहे, इंटरनेशनल प्रेशर, कितनी करारदादें मंजूर हुई नहीं मान रहे, जी जी लेकिन उसका जो असर होगा वो इंटरनली अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा होगा कि यार इमरान खान जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन गए हैं और जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी मोटिवेशन भी होगी। मोटिवेशन हो ये रहा है कि पहली दफ़ा कोई पाकिस्तानी या पहली दफ़ा कोई एशियन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ रहा है। अब हमारा पाकिस्तान के लिए ये एक प्रिविलेज है कि यार हमारा कोई बंदा अगर बंदा हो चांसलर जाए बन जाए जी तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि उसकी सपोर्ट की जाए। लेकिन हुकूमत ने इस टाइम पे एक पूरी कैंपेन लॉन्च की, उसमें आपने देखा कि कुछ आर्टिकल्स दिखवाए गए, कुछ बहुत चीज़ें सारे जो हैं हुए वो पब्लिश करवाई गई और सारा फोकस इसके ऊपर है कि इमरान खान जो है ना वो किसी तरह उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाए। फिर गार्डियन के अंदर एक मजमून आया, उसके अंदर उनको ये कहा गया कि ये तालिबान के हिमायती हाँ हैं, वो ये बहुत औरतों और सारी पर्दे बहुत के खिलाफ हैं कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई और बिल्कुल सलमान रुश्दी के ये जी जी मुखालिफ हैं, तो इसलिए इनको वो नहीं आउट बनना किया चाहिए। चाहिए अब यहाँ पे एक नैरेटिव ये बनाया जाता है कि जी इमरान खान यहूदी एजेंट है, वहाँ बाहर जाके बता रहे हैं कि जी इमरान खान पक्के मुसलमान हैं तो ये इनको नहीं होना चाहिए। तो ये नैरेटिव बिल्डिंग की गेम्स चल नैरेटिव रही थी बिल्डिंग है अपनी इस जो लोकल ऑडियंस है उसको उनको ले कंफ्यूज करने करने के के लिए लिए कि जी इमरान खान जो है वो नहीं लड़ सकते या वो उनके साथ ये प्रॉब्लम है। लेकिन वो आप ये देखेंगे वो चीज़ उनके हक में चली गई है। आज वो सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि देखें जी इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान को पक्का मुसलमान कह रहा है। हाँ तो वो तो जो हमारी लोकल ऑडियंस है हाँ उसके लिए तो एक पॉजिटिव चीज़ हो गई है। अच्छा मुझे एक बात बताएं रिजवान, अगर जीत जाते हैं इमरान खान साहब, अगर जीत जाते हैं इमरान खान साहब तो हैं जेल में, हाँ कि इसकी कोई नज़ीर मिलती है कि फारूक जेल में से कुछ इस तरह से कोई ऐसा देखें इससे पहले कभी हुआ नहीं है। नेल्सन मंडेला ने एक बड़ी लंबी जेल काटी है, वो जेल के अंदर से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहे, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह का कोई चैलेंज नहीं लिया है। अच्छा तो ये इमरान खान बेसिकली अगेन वही बात है कि ये सारी बातें जो नैरेटिव की गेम इट्स मोर लाइक अ सिंबॉलिक थिंग। ये सिंबॉलिक है, इसमें कोई इंतज़ामी किरदार चांसलर का नहीं होता। ये अच्छा ओके समझ लें कि एक एजाज़ी ओहदा होता है। अच्छा ना इसका कोई यूनिवर्सिटी के इंतज़ामी उमूर के अंदर कोई उनका किरदार होता है, ना इसमें कोई मराद मिलती हैं या कोई सैलरी मिलती है। लेकिन ये एक चूँकि एक एजाज़ी ओहदा है कि चांसलर आप, अच्छा क्योंकि इमरान खान इससे पहले ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो इस दफ़ा उन्होंने ये कहा है कि मैं जेल में भी हूँ, एक माहौल बन जाएगा। बेसिकली नैरेटिव बिल्डिंग में इमरान खान का कोई सानी नहीं है। जी उनको पता है कि किस टाइम पे क्या माहौल बनाना है और अपने हक में पब्लिक ओपिनियन को कैसे लेके चलना है। सारी गेम इस वक्त जो है ना वो सारी पब्लिक ओपिनियन की है और पब्लिक ओपिनियन इमरान खान इस वक्त कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। इसीलिए आपने ये जो पहला सवाल भी किया था कि उनको क्या कवर किया जा सकता है, तो हुकूमत की सारी कोशिश ये है कि हुकूमत को लाने वालों की सारी कोशिश ये है कि किसी तरह इमरान खान ये जो उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने पब्लिक ओपिनियन अपने हक में की हुई है, ये हम रुक जाए और लोगों को जिस तरह वो कहते हैं जी गुमराह किया हुआ इमरान खान ने, तो वो उस गुमराही से रोकने के लिए एक तो उन्होंने उनका वो रास्ता, वो सारी चीज़ें बंद की हुई हैं, वो पब्लिक में नहीं आ सकते। इस वजह से अब अगर इमरान खान ये जीत जाते हैं तो इमरान खान का मौक़िफ़ और तगड़ा हो जाएगा। वो एक उनकी जो पब्लिक ओपिनियन उनके साथ है वो और मजबूत हो जाएगी कि यार हम जिसको फॉलो करते हैं वो ऑक्सफोर्ड का चांसलर है। तो अब दूसरी बात ये है कि जो इमरान खान का रास्ता रोकने वाले हैं उनके लिए बड़ी शिकस्त होगी कि जेल के अंदर से बैठ के एक बंदा ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन जीत गया है, तो ज़ाहिर है ये उनकी बड़ी शिकस्त होगी। तो इसलिए वो उनको पता है कि इमरान खान ने जीत जाना है। उनकी सारी कोशिश ये है कि इमरान खान की यूनिवर्सिटी के अंदर जो कागजात हैं वो मुस्तरद हो जाएं। आपने देखा कि कुछ लोग गए, उन्होंने बाकायदा वहाँ पे पिटीशन की और ये कहा कि जी ये बंदा कन्विक्टेड है, सज़ा याफ्ता है। हालांकि इमरान खान कन्विक्टेड नहीं है और ऑनलाइन सज़ा हुई थी, बहुत सारी हुई है। जी जी हाँ, बड़ी चीज़ें हुई थी। अच्छा ये सारा कुछ तो इमरान खान साहब कर रहे हैं, वैसे लाखों करोड़ों लोग अब ये जानना भी चाहते हैं। अभी कितना अर्सा हुआ इमरान खान साहब को जेल में? तकरीबन 5 तारीख को उनको 13 माह हो जाएंगे। 13 माह, इट्स मोर देन अ ईयर। या तो वैसे कब आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको क्या लगता है इमरान खान साहब कब रिहा होंगे? देखिए इमरान खान साहब की रिहाई जो है ना वो ना तो अदालतों से होनी है ना और कोई तरीका है। इमरान खान की अपनी रिहाई का फ़ैसला ख़ुद करना है। इमरान खान ने रिहाई का फ़ैसला ख़ुद इस तरह करना है कि ये ऑप्शन उनको दिया गया है कि आप ये चीज़ें कर लें, ये आपके पास ऑप्शंस हैं और आपकी रिहाई हो जाएगी, लेकिन वो इसको मानने को तैयार नहीं है। जो शराइत इमरान खान के सामने रखी गई हैं वो शराइत इमरान खान नहीं मान रहे और जो शराइत इमरान खान की हैं वो शराइत वो नहीं मान रहे। तो ये एक डेड लॉक है और ये डेड लॉक जो है ये आप देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से ये कायम है और ये दोनों आप ये समझ लें कि 2 बड़े हाथियों की लड़ाई है और 2 बड़े हाथियों की लड़ाई में
जो अवाम है वो पिस रहे हैं। ठीक। अब इसमें इमरान खान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान का मौक़िफ़ क्या है? वो कहते हैं कि पाकिस्तान में शफ़ाफ़ इंतख़ाबात हों, मेरा जो मैंडेट लोगों ने मुझे 8 फरवरी को दिया था वो वापस किया जाए, मेरे जो लोगों को अब गैर कानूनी तौर पे उठाया गया है, जिनको अरेस्ट किया गया है, 14-14 महीने से वो लोग अरेस्ट हैं और उनके अभी तक चालान नहीं पेश हुए, उनको रिहा किया जाए और मुल्क में जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। अब ये उनके मुतालबात हैं। उनके ये मुतालबात नहीं है कि मुझे इक़्तिदार दे दें या मेरे लिए कोई रास्ता बना दें। उनको ऑप्शंस दिए गए थे कि जी आपको 8 फरवरी के बाद आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें, आप कुछ अर्सा खामोश हो जाएं, आपके लिए रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं किसी डील का हिस्सा नहीं बनूंगा, कोई लेन देन का हिस्सा नहीं बनूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं बातचीत ज़रूर करूँगा। बार बार वो कह रहे हैं कि मेरे से बात करें, मेरे से बात करें, मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर हूँ, मेरे से बात करें। लेकिन उनसे बात करना अभी तक कोई उसको उसके लिए तैयार इसलिए नहीं है कि अगर वो बात करेंगे तो उनकी बात पे कुछ ना कुछ उनकी चीज़ें माननी पड़ेंगी। अगर उनकी चीज़ें माननी पड़ेंगी तो फिर तो उनको इक़्तिदार देना पड़ेगा। अगर उनको इक़्तिदार देना पड़ेगा तो फिर हमारी खैर नहीं है। अब इसी से एक और सवाल, इमरान खान साहब जेल में हैं, तो अभी पीटीआई में हम देखते हैं कभी एक लीडर निकलता है, फिर कंट्रोवर्शियल हो जाता है, शेर अफगन साहब आए, फिर उसके ऊपर बहुत सारी बात हुई और बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी उनके गिर्द घूम रही होती है। तो आपके ख्याल में हु इज़ लीडिंग पीटीआई राइट नाउ? मतलब ऑफ कोर्स इमरान खान, लोग इमरान खान को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा बाहर कौन है जो कि रियल चेहरा है कि ये यार ये पीटीआई का असली वो? देखिए, जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं ना, वो सिर्फ इमरान खान को मानते हैं। उसके बाद ये जो पार्टी है, पार्टी की क़यादत है, उनका उसके ऊपर अभी भी आप देख रहे हैं कि वो एतराज़ करते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज़ हैं, फ़लाँ कॉम्प्रोमाइज़ है, हम एहतजाज करना चाह रहे हैं, पार्टी की क़यादत एहतजाज नहीं करने दे रही। इस वक्त इमरान खान ने जो पार्टी के हेड बनाया हुआ है, वो बज़ाहिर तो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं है। जैसे आपने कहा हु इज़ लीडिंग पीटीआई, तो ही इज़ नॉट लीडिंग पीटीआई। और उसके बाद उमर अयूब हैं सेकंड पे। उमर अयूब के पास ज़्यादा इख्तियार है, वो इमरान खान के करीब भी हैं, बाएतमाद भी हैं, वो फ़ैसलों में कुछ ना कुछ बाइख्तियार हैं। लेकिन चूँकि हम पिछले 10-12 साल से पीटीआई को कवर किया है, 10-12 साल की हिस्ट्री ये बताती है कि पीटीआई के इमरान खान के बाद पीटीआई में ना कोई बंदा बाइख्तियार नहीं है, किसी की ओपिनियन की कोई अहमियत नहीं है। फ़ैसला वही होता है जो इमरान खान करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई जा सकती है, लेकिन ख़ुद से अगर आप ये कहें कि बैरिस्टर गौहर ये फ़ैसला कर सकते हैं या उमर अयूब कर सकते हैं या शिबली फराज कर सकते हैं या कोई और बंदा कर सकता है, किसी की कोई नहीं है। इमरान खान की जो हिदायत हैं, असल देखें इसमें अब जो जिस जगह पे इमरान खान चले गए हैं, जितनी उनकी फॉलोइंग है इस वक्त, जितने लोग उनको फॉलो करते हैं, वो इमरान खान को फॉलो करते हैं। आज इमरान खान पीटीआई के बजाय पीएमएलएन के अगर सदर बन जाएं तो लोग ने पीएमएल को उनको वोट देना शुरू कर देना है या किसी और जमात के बन जाएंगे। तो ये सिर्फ अब पार्टी ख़त्म हो गई और पार्टी ख़त्म की गई है। जितने भी इमरान खान के करीबी लोग थे आपने देखा उनको मार पीट के सबको साइड पे कर दिया। अब नई लीडरशिप ऊपर आई है, लेकिन नई लीडरशिप के पास इतनी कैपेबिलिटी या इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो कोई चीज़ें आगे कर सकें। और यही एक वजह है और यही एक खामी है पीटीआई के अंदर कि आप ये देखेंगे 8 फरवरी को इतनी बड़ी धांधली हुई, यानी धांधला हुआ, पूरे इलेक्शन चोरी हो गए, लेकिन लीडरशिप की नाअहली की वजह से वो नहीं कर सके। कमिश्नर रावलपिंडी ने आके बहुत बड़ी टीवी के ऊपर इतनी बड़ी बात कर दी, उसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। 6 जजेस ने आके इतनी बड़ी बात कर दी, पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी। मैं इसी से एक और सवाल करूँगा। आपकी बात ठीक है कि पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसकी जो लीडरशिप है इमरान खान साहब के बाद है वो इतनी एक्टिव नहीं है, उसके पास सपोर्ट नहीं है। लेकिन एक चीज़ है पीटीआई के पास, वो है इसकी सोशल मीडिया टीम। दे आर वेरी पॉपुलर। एक तो पावरफुल हैं, पॉपुलर हैं, नैरेटिव बिल्डिंग में उनका कोई सानी नहीं है, और इतनी सारा प्रेशर के बाद दे स्टिल फाइटिंग। हाउ, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आप तो उन हलकों में रहे हैं, देखा हाउ दे आर मैनेजिंग इट, किस तरह से वो सारा कुछ प्रेशर लेके फिर भी चल रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं ना कि ये जो आपने कहा ना कि उनकी सोशल मीडिया टीम बहुत तगड़ी है, ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई को जिस सोशल मीडिया को जिस तरह से पीटीआई ने इस्तेमाल किया है बाकी कोई नहीं कर सकता। और ये पहली जमात थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली सोशल मीडिया के ऊपर आए और अपना जो नैरेटिव है वो लेके चले। आप मिसाल ले लें कि जब ये अभी पाकिस्तान में बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो बहुत पहले से उन्होंने यूटिलाइज़ करने शुरू कर दिए थे, लेकिन अभी रिसेंटली टिकटॉक जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे पहले जब वो लेके आए थे तो लोगों ने बड़ा मजाक किया था कि यार ये टिकटॉक, इमरान खान टिकटॉकर से मिल रहे हैं। बिल्कुल। अब वो आज ये देखें कि सबसे मौसर प्लेटफॉर्म टिकटॉक बन चुका है कि वो मासेस को आप एक तो अपील करते हैं और दूसरा जो आपके गांव देहात तक का बंदा है, जो आम पाकिस्तानी है, आम इंसान है, वो टिकटॉक यूज़ करता है। बिल्कुल है। और इन्होंने उस टिकटॉक को इतना
मौसर तरीके से इस्तेमाल किया कि अपना मैसेज जो इमरान खान का था वो गांव देहात तक पहुंच पहुंचा गया। दिया। और वो आपको नज़र आया इलेक्शन के अंदर कि जितने भी आप दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे आप देखें कि पहले कोई वोटिंग का इतना बिहेवियर नहीं होता था लोगों का, कि यार इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होती थी एक इंटरेस्ट भी इलेक्टोरल नहीं होता प्रोसेस के अंदर। लेकिन ये पहली दफ़ा हमने ये देखा कि गाँव देहातों में लोग ज़्यादा एक्टिव थे। अच्छा, इसमें जो पीटीआई की टीम है, ऑब्वियसली उनको क्रेडिट ज़रूर जाता है, लेकिन इनका कोई इतना बड़ा सेटअप नहीं है। ये क्रेडिट भी आपको इमरान खान को देना पड़ेगा कि इमरान खान ने जो इमरान खान का जो कंटेंट था या उनका जो आप ये समझ लें कि लिटरेचर था वीडियोस की फॉर्म में, उनकी तकरीरों की फॉर्म में, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक था बहुत ज़्यादा था, और हर एक ही टॉपिक के मतलब है एक्चुअली। हर और इतनी ज़्यादा उनकी गुफ्तगू है। लोग हम अक्सर हम भी कहते थे कि यार इमरान खान बार बार वही बात क्यों कर रहे हैं। हाँ। रोज़ आप टीवी लगाते थे, इमरान खान वही बातें रिपीट करते थे। लेकिन ये इमरान खान का आप ये समझ लें कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, ये उनका मॉडल है कि एक बात को इतनी बार बार रिपीट करेंगे वो लोगों के जहनों में नक्श हो जाए। और आज वो इस बात पे कामयाब हो चुके हैं कि आप देखें मुस्लिम लीग नून ने ना, जब ये 2013 से 2018 तक की इनकी हुकूमत थी, तो मरीम नवाज़ ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक सोशल मीडिया सेल बनाया हुआ था। बिल्कुल ऐसे। वो सोशल मीडिया सेल उनका बड़ा तगड़ा था। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर बड़ा खर्चा किया। अब 2018 और 2022 तक जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तो मरीम नवाज़ के सोशल मीडिया बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। उन्होंने नैरेटिव उठाया और लोगों को ये बताया कि इमरान खान की हुकूमत नाकाम हो चुकी है, महंगाई है, बड़े मसाइल हैं। आप ये देखें, इमरान खान जब तक इक़्तिदार से नहीं निकले थे उनकी पॉपुलैरिटी कोई इतनी ख़ास नहीं थी। और ये मरीम नवाज़ की सोशल मीडिया टीम का ये क्रेडिट था कि उन्होंने इमरान खान की जो लैकिंग थी, जो उनके लूप होल्स थे, उनको इतना उजागर किया कि वो लोगों ने ये बात तस्लीम करनी शुरू कर दी कि इमरान खान नाकाम हो गया। लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इमरान खान के लिए ये हुआ कि उनको निकाल दिया गया। और उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ से जो स्ट्रिंग पकड़ी है और फिर उन्होंने जिस तरह से उसको इस्तेमाल किया है, सोशल मीडिया, टेलीविज़न मीडिया। आप देखें इमरान खान डेली व्लॉग भी करते थे, डेली यूट्यूब पे आते थे और आके बात करते थे। फिर उन्होंने उनकी मीडिया टीम, ज़ाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं है, कुछ लोग बाहर हैं। इमरान खान की सबसे बड़ी सपोर्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का आपको पता है उनके पास रिसोर्सेज का मसला नहीं है, वो बाहर बैठ के बात कर सकते हैं, जो बात करना चाहें वो कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कंपैरिजन अगर करें ना, इस वक्त भी जो मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे, उन्होंने बड़ी एक अच्छे खासे फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ अपनी सोशल मीडिया टीम बनाई हुई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास नैरेटिव नहीं है, उनके पास नजरिया नहीं है। बिल्कुल ऐसे। इमरान खान की टीम का ये है कि इमरान खान के एक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉलोइंग है, और आप इमरान खान के लिए आज आप निकल के कोई चीज़ उनके हक में कर दें, वो चीज़ वायरल हो जाएगी। क्यों? उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। आपकी सोशल मीडिया पे ज़्यादा रीच क्यों आएगी? लोग उसको क्यों पसंद करेंगे कि आप उनके हक में अगर कंटेंट करते हैं तो वो ज़्यादा फॉलो होगा, क्योंकि उनके फॉलोअर ज़्यादा हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी इस वक्त पाकिस्तान के करंट सेटअप के अंदर जो भी काम हो रहा है, इमरान खान के हक में जो काम हो रहा है, मैं ज़्यादातर जो यहाँ पे लोगों को भी जानता हूँ और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी जानता हूँ जो काम कर रहे हैं, वॉलंटियर बेस काम कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि उसमें बेसिक जो फ़र्क है ना, वो कंटेंट का है। आज इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ वाला रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, या जैसे मरीम नवाज़ कहा करती थी कि आसान रास्ता। मरीम नवाज़ भी बहुत पॉपुलर थी, जलसे बड़े ज़बरदस्त कर रही थी, वो लोग उनको पसंद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आसान रास्ता इख्तियार किया। आज उनका हाल ये देख लें कि उनके अपने लोग उनको छोड़ के। अब इसी से रिजवान, ये सोशल मीडिया टीम फंक्शन करती है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है? इंटरनेट है तो इनका काम चलता है, इंटरनेट के साथ कोई छेड़खानी होगी तो मसले हो जाएंगे। यही बात आ जाते है, फिर फायरवॉल की बात आ जाती है कि पाकिस्तान में इंटरनेट को किसी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। पीटीआई ने कुछ और उसकी टेक्निकल वजूहत दी हैं, लेकिन लोग इसके ऊपर मज़र हैं कि आपने कुछ ना कुछ इंटरनेट के साथ छेड़खानी की है। तो आप एज ए सहाफ़ी के तौर पर, आप हैं भी, डिजिटल मीडिया के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ है आपके साथ, हाउ इट्स गोइंग टू इफ़ेक्ट दिस होल फायरवॉल थिंग या इंटरनेट को किसी तरह से कंट्रोल करना? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये फायरवॉल के हवाले से मैं आगे चल के बात करूँगा। पहला, ये जो आपने सवाल किया है ना, ये कोशिश इसलिए हो रही है कि किसी तरह ये जो आपने कहा कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इमरान खान की सोशल मीडिया है, लोग सोशल मीडिया पे फॉलो भी करते हैं और एक्टिव भी हैं, और इमरान खान का कंटेंट देख के हुकूमत को ये लगता है कि इमरान खान ने लोगों को गुमराह कर दिया। अब ये जितनी भी नई जनरेशन है, ये सारे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो और नए आइडियाज़ के साथ आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपने आइडियाज़ का मुकाबला सुपीरियर आइडियाज़ से करना होता है।
ये नहीं हो सकता कि जी आप उनको सेंसरशिप कर दें या बंद कर दें। आप आइडियाज़ को रोक नहीं सकते। आप आइडियाज़ को, जैसे कहा जाता है, आइडियाज़ आर बुलेट प्रूफ। या आप उनको गोली नहीं मार सकते, बिल्कुल। क्योंकि गोली मार के आप वक्त ही रोक भी लेंगे, आइडिया हमेशा और जिंदा वैसे रहेगा। मेरे ख्याल में तजस्सुस भी ज़्यादा बढ़ता है। लोग कहेंगे क्या ब्लॉक किया हुआ है, किस चीज़ को एग्जैक्टली रोका हुआ है, उसी को पढ़ेंगे, उसी को उसी को देखेंगे। पढ़ेंगे जिसको रोक। या ये एक नेचुरल फिनोमेना है। अच्छा, इन्होंने ये कोशिश की कि अब हम सोशल मीडिया को पहले लोगों को मार पीट के कंट्रोल करने की कोशिश की, लोग नहीं कंट्रोल हुए। उसके बाद ने कहा जी इसको बंद ही कर दें, इसको बंद कर दें, ये हमारे काउंटर जा रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है। बेसिकली सच सामने लाया जा रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो एक वन साइडेड नैरेटिव पेश कर रहा था। सोशल मीडिया ने आगे अदर साइड ऑफ द पिक्चर भी बताना शुरू कर दी है। वो अदर साइड ऑफ द पिक्चर को छुपाने के लिए, बजाय इसके कि आप अपने आप को, जो आपका गंदा चेहरा है, जो दूसरी साइड जो गंदी है, उसको आप साफ़ कर लें। या जैसे अरशद शरीफ मरहूम कहा करते थे कि अगर आपको आईने के अंदर अपना चेहरा गंदा नज़र आ रहा है तो आप अपना चेहरे को साफ़ करें, आप आईने को ना तोड़ें। इन्होंने अपना चेहरा साफ़ करने के बजाय आईना तोड़ने का प्लान बनाया, और सोशल मीडिया को बंद करने के लिए इन्होंने फायरवॉल खरीदी। फायरवॉल 40 अरब रुपए लगा के फायरवॉल लेके आए। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, नाजरीन के लिए भी, कि ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो सोशल मीडिया है उस पर बहुत ज़्यादा क्राइम भी है, उस पर बहुत ज़्यादा मुग़लज़ात भी हैं, उसमें बहुत ज़्यादा झूठ भी है, फेक न्यूज़ भी है। उसको कंट्रोल करने का कोई ना कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए, उसको एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बजाय इसके कि उसको लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लेके आएँ, लोगों को बताएं कि ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें, जो क्राइम करते हैं उनको पेनलाइज़ करें और उसको रोकें। इनने कहा जी नहीं, इसको हम बिल्कुल बंद कर देंगे और फायरवॉल लगा के वही चीज़ें कंटेंट को कंट्रोल करेंगे, और 40 अरब रुपए लगा के। अब उसके अंदर हुआ क्या है? हुआ ये है कि इन्होंने फायरवॉल जो मंगवाई है वो चाइना से मंगवाई थी। वो जो फायरवॉल आई है वो हमारे जो सिस्टम है ऑलरेडी, जो हमारे 4G 3G जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो हमारी मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं, उन्होंने, और जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने ये जो सेटअप है, ये जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनी है, हवावे है, एरिक्सन है, इनसे लिया हुआ है। ठीक है। अब चाइनीज़ फायरवॉल जो है वो हवावे के सेटअप के साथ तो इंटीग्रेट कर रही है, लेकिन जो एरिक्सन का सेटअप है उसके साथ उसकी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है। ओके। अच्छा, वो प्रॉब्लम की वजह से ये सारा इनको इंटरनेट स्लो डाउन करना पड़ रहा है। अब इनको अपनी नाअहली छुपाने के लिए कि यार हाँ, आप वो 40 अरब अपग्रेड रुपए हो लगा रहे हैं, हाँ। और आपको इतना नहीं पता कि आप जो सेटअप ला रहे हैं वो आपकी इंटीग्रेशन ही नहीं हो रही। अब वो प्रॉब्लम आ रहा है, इंटरनेट स्लो डाउन किया हुआ है, और तो जी क्या देते हैं कि जी VPN ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो इसलिए इंटरनेट स्लो है, या समंदर के अंदर जो है वो शार्क ने वो केबल काट दी है, इस वजह से ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। असल ये कहानी है कि ये इतने नाहल हैं कि इन्होंने गरीब कौम के 40 अरब रुपए खर्च कर दिए फायरवॉल के ऊपर, और वो जो फायरवॉल आई वो हमारे सिस्टम, वो मेरे ख्याल में लगेगी भी नहीं, अब वो लगे हुए देखें, कह रहे हैं जी कि 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाएगी, अल्लाह करे ठीक हो जाए। अच्छा रिजवान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस वन लास्ट क्वेश्चन, आप सहाफ़ी हैं, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी काम किया है, डिजिटल मीडिया में भी आए हैं, और बहुत सारे नौजवान हैं जो आजकल बहुत फेवरेट टॉपिक है, लोग सहाफ़ी बनना चाहते हैं, पॉलिटिकल जो स्फेयर है उसमें बातचीत करना चाहते हैं। एक तो मुझे एक बात बताएं, और उसी के साथ हमने इस गुफ्तगू को एंड भी करना है, कि क्या पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद है या नहीं? और दूसरी बात, जो लोग सहाफ़त में आना चाहते हैं, नौजवान हैं जो अभी पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, क्या उनको आना भी चाहिए या नहीं? लेकिन जो पहला सवाल है कि क्या पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद है, तो वो सबको पता है कि आज़ाद नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अब इसका सलूशन जो है ना वो दूसरे सवाल के अंदर है कि क्या एक नौजवान को सहाफ़त में आना चाहिए या नहीं। सहाफ़त की आज़ादी उसी वक्त होगी कि जब एक नौजवान न्यू आइडियाज़ के साथ, फ्रेश माइंड के साथ, यंग ब्लड के साथ सहाफ़त में आएगा, और वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको तोड़ेगा, उसको अपने आइडियाज़ से तोड़ेगा। ये इसका हल है। अब सहाफ़त आज़ाद नहीं है, सबको पता है, कंट्रोल्ड है, अखबार कंट्रोल्ड थे, टीवी कंट्रोल्ड है, सारी चीज़ें आपको पता है, और सबको पता है। अब ये नहीं है, छुपाया नहीं जा सकता। लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया इस वजह से कि वो एक वन साइडेड चीज़ें हैं, सारी चीज़ें कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन आती है। प्रॉब्लम जो है वो सोशल मीडिया का आ गया, और सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं हो रहा। डिजिटल मीडिया के ऊपर लोग आ रहे हैं, और उसमें प्रॉब्लम ज़रूर है जो हमने डिस्कस की हैं, लेकिन असल बात ये है कि वो कंट्रोल नहीं हो रहा, उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। सहाफ़त में आना क्यों ज़रूरी है, या क्यों एक सहाफ़ी को या नौजवान को इस फील्ड का इंतखाब करना चाहिए? वो इसलिए करना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है, और इस मुल्क के अंदर जैसे बाकी हमारे सतून हैं, जुडिशरी है, हमारी एग्जेक्टिव है, और हमारी लेजिस्लेटर है जो पार्लियामेंट है, वहाँ पे भी लोग जाते हैं और इसी ख्वाहिश से जाते हैं कि यार हम अपने मुल्क की को खिदमत करें। चौथा सतून सहाफ़त है,
और आप अगर इस मुल्क की खिदमत के जज्बे के साथ कि आप इस मुल्क सहाफ़त में आएँ और आप सहाफ़त में आके सच सच की बात करें और आप इश्यूज़ के ऊपर बात करें, आप पाकिस्तान में उन मसाइल को हाईलाइट करें, उन मसाइल को में अपना किरदार अदा करें जिन मसाइल की वजह से आम आदमी मुतासर है। इस नीयत के साथ आप आएँ। इस सिस्टम को तब्दील करने में, ये जो एक स्टेटस को है इसको तोड़ने के अंदर अगर आप आ सकते हैं तो आपको सहाफ़त में आके आप बहुत बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। और इसमें लाजमी आना चाहिए कि वो कहते हैं ना कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा तो जलाते जाते। तो अपने हिस्से की शम्मा जलाने के लिए आपको जो आना सहाफ़ी पड़ेगा। है वो ये ना सोचे कि चूँकि सहाफ़त आज़ाद नहीं है तो मुझे नहीं आना चाहिए। प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं, सहाफ़त आज़ाद नहीं है तो अदलिया भी आज़ाद नहीं है, पार्लियामेंट भी आज़ाद नहीं है। हमारे मुल्क में हर जगह पे इशूज़ हैं, लेकिन क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? हमने अपना किरदार नहीं अदा करना। तो ये कैसे होगा? ये स्टेटस को टूटेगा, जो पुराना माइंडसेट है वो ख़त्म होगा, नए लोग आएँगे, नए आइडियाज़ के साथ आएँगे, सोच तब्दील होगी, उसके बाद फिर आगे जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी। तो मैं तो बिल्कुल जो हमारे सहाफ़त से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो एस्पायरेंट हैं कि जी हम सहाफ़ी बनना चाहें, वो ज़रूर बने। अब तो डिजिटल मीडिया आने के बाद आपके पास एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं। हाँ, उसके अंदर आप ये ना हो कि कुछ लोग सहाफ़ी इसलिए बनना चाहते हैं कि मेरे पास सहाफ़ी का कार्ड होगा तो मुझे ट्रैफिक वाला नहीं रोकेगा। सबसे पहले आपने अपने गिरबान में झांकना है, आपने लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बनना है, आपने पॉजिटिव रहना है। आपने ये नहीं सोचना है कि जी मैं सहाफ़ी इसलिए बनूंगा कि मैं आके यहाँ पे कारोबार करूँगा, जो माजी में हमारे लोगों ने किया है। आज ये हम कॉम्प्रोमाइज़ क्यों हैं? आज सहाफ़त कॉम्प्रोमाइज़ क्यों है? दुनिया में कहीं ऐसा होता है? वो इसलिए है कि जो हमारे सहाफ़त के कर्ता धर्ता हैं वो बदकिस्मती से अपने ज़ाती मफादात के अंदर सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं। बजाय इसके कि मीडिया का जो रोल है वॉच डॉग का, कि उन्होंने नज़र रखनी है, वो सिस्टम के साथ मिल जाते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं और उसके बाद वो अपना जो उनका काम होता है कि आपने लोगों को सच दिखाना है, वो सच नहीं दिखाते। वो अपने मफादात की खातिर खामोश हो जाते हैं, जैसे कोई जज खामोश हो जाता है, जैसे कोई ब्यूरोक्रेट खामोश हो जाता है, जैसे कोई सियासतदान। तो प्रॉब्लम यहाँ पे सहाफ़त में भी है, लेकिन इसका हल यही है कि नए लोग आएंगे, नए आइडियाज़ आएंगे, पुराने फ़िल्टर आउट होंगे तो तब्दीली आएगी। थैंक यू सो मच रिजवान, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करके और सारा सहाफ़त के मुतल्लिक और पॉलिटिकल सिनेरियो के मुतल्लिक बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत शुक्रिया वसीम भाई और गुड लक, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ये जो आपका प्लेटफॉर्म है इसमें हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ थैंक है यू सो मच। और थैंक हम यू पूरी सो मच। कोशिश करेंगे कि आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो हमारे लोग हैं, जहाँ पे भी पाकिस्तान में निगलेक्टेड सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, उनकी बात करें थैंक यू सो और मच, उनके बहुत हकूक़ की शुक्रिया। बात करें। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये थे रिजवान गिलज़ई। इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब हम आएंगे एक नए मेहमान के साथ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।